हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डीएस जीके टूल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज के करंट अफेयर्स लेके। कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो भी आपके पास ग्रुप्स है एजुकेशन से रिलेटेड, उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अभी आते हैं हम अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन बी, 21 मई को। 21 मई को दोस्तों आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भारत के जो 7वें प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी, उनका एक आतंकवाद समूह ने हत्या कर दी थी। मतलब वो एक्चुअली क्या था, ये एक आत्मघाती हमला था जिसमें राजीव गांधी जी चल बसे थे। और ये कौन था? ये एक तमिलनाडु का मतलब एक आतंकवादी समूह था, लीठे। उन्होंने इसकी हत्या की थी। वो इसलिए की थी क्योंकि उस टाइम पे राजीव गांधी जी ने श्रीलंका में कुछ ऐसी चीज़ें की थी जो ये जो लिट्टे जो नेटवर्क था आतंकवादी समूह का, उसको वो चीज़ें पसंद नहीं आई। और इसलिए उन्होंने अपना एक आत्मघाती व्यक्ति वहाँ भेजा और उसने उसकी राजीव गांधी जी की हत्या कर दी और खुद भी वहाँ पे मर गए। तो दोस्तों, ये था हमारा 21 मई का। तो इस दिन दोस्तों एक एक और डे भी मनाया जाता है, वो है इंटरनेशनल टी डे। यह भी 21 मई को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? जो चाय उत्पादकों है तथा उनकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया जाता है। दोस्तों, अब बात है टी डे की। जब बात टी डे की है तो विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कौन देश करता है? उत्पादक कौन देश? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हुआ चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा टी का उत्पादन करता है और हमारा जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, और जो ये टी है, इंटरनेशनल टी डे, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये FAO के द्वारा मनाया जाता है। FAO का मतलब है द फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1945 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर वो है रोम में, इटली के अंदर। दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में चीन सरकार ने किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ बढ़ा दिया है? तो दोस्तों, इसमें हमारे चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अभी क्या है, कभी चाइना ने ना ऑस्ट्रेलिया का जो भी माल एक्सपोर्ट होता है तो उस पर क्या है 80% टैरिफ बढ़ा दिया। मतलब उसकी कीमत अब 80% और ज़्यादा हो जाएगी। जस्ट ये ऐसे ही है जैसे कुछ टाइम पहले था ना, अमेरिका और चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा था, सेम जस्ट लाइक एज उसी की तरह है। जैसे क्या करता था चाइना, कभी अमेरिका 100% टैरिफ बढ़ा देता था, कभी चाइना 100% बढ़ा देता था, कभी वो 200% बढ़ा देता था, कभी वो 200% बढ़ा देता था। मतलब ऐसे दोनों में ट्रेड वार था, चाइना और USA में। अब सेम सिचुएशन आ गई है किसमें? ऑस्ट्रेलिया और चाइना की। और इसके पीछे करने का, चाइना सरकार का जो पीछे करने का रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही जो यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के जो PM है स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने क्या किया था कि एक ट्वीट किया था, मतलब ये एक तरीके से WHO को एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि जो कोरोना वायरस का जो उद्गम स्थल है, वुहान शहर, चाइना का जो वुहान सिटी है, उसकी लेबोरेटरी से जो कोरोना वायरस निकला है, मोस्टली लोग तो यही बोलते हैं कि लेबोरेटरी से निकला है, कुछ बोलते हैं कि चमगादड़ से हुआ है या कुछ और चीज़ बोलते हैं। बट अभी जो एक्चुअल है वो जहाँ तक लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि ये बनाया हुआ वायरस है, न कि एक प्राकृतिक है। तो उसी को लेके ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उससे पहले ब्रिटेन और अमेरिका ने भी कहा था, WHO मतलब चाइना को बोला था, बट चाइना ने उनको मना कर दिया था कि हम किस तरह की कोई जांच नहीं करवाएंगे। फिर कुछ टाइम बाद ऑस्ट्रेलिया ने बोला। तो उसके बाद क्या था कि जब ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा बोला तो तभी चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकाना भी शुरू कर दिया था कि हम तुम्हारा आर्थिक बहिष्कार कर देंगे, तुम्हारी चीज़ें नहीं खरीदेंगे, इस तरह से। बट फिर भी वहाँ के जो PM है स्कॉट मॉरिसन, वो टस से मस नहीं हुए, उनको अपना बयान एज इट इज़ वहीं रखा कि हाँ, होना है तो होना है।
तो उसी को लेके अभी चाइना सरकार ने 80% का टैरिफ बढ़ा दिया है। तो अब दोस्तों जो बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा। यहाँ की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और यहाँ के जो पीएम वो स्कॉट मॉरिसन। और दोस्तों एक आपको रियल फैक्ट बताता हूँ, जो चाइना को वो कैपिटल ऑफ द गेम कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि चाइना की जो 60 से लेके 80% पॉपुलेशन वो गेम में इंक्लूड है। मतलब कोई कुछ गेम खेल रहा है, कोई कुछ गेम खेल रहा है, कोई क्रिकेट, अलग अलग गेमों में सब मतलब मोस्टली गेमों में इंक्लूड है। तो इसलिए इसको कैपिटल ऑफ गेम भी कहा जाता है। अब दोस्तों बात यहाँ चाइना ने लगाया, तो चाइना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो चाइना की जो यहाँ के चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो है जिनपिंग। और यहाँ की जो करेंसी है वो रैंक भी है, और इसको यान भी बोलते हैं। और जो यहाँ का कैपिटल है वो है बीजिंग। अब दोस्तों अभी जो एशियन यूथ गेम हुए थे 2021 के, वो भी चाइना में हुए थे। और अभी 19 एशियन गेम 2022 वाले वो भी कहाँ होने हैं? ये स्मार्ट ट्रिपल्स करके जो गेम होने हैं वो भी 2022 के कहाँ होने हैं? चाइना में। और विंटर ओलंपिक 2022 का वो भी कहाँ होना है? चाइना में होना है। और एशियन पैरा गेम्स 2022 के वो भी कहाँ होने हैं? चाइना में होने हैं। और अभी कुछ टाइम पहले ही चाइना ने एक अपनी करेंसी भी लॉन्च की थी, DCEP, डिजिटल करेंसी। जैसे एक्चुअली तो डिजिटल करेंसी क्या होती है, हर कोई स्टेट अपनी डिजिटल करेंसी क्या होता है, जैसे उसमें उसका लेन देन होता है वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल होती है, न कि कहीं दूसरी कंट्री में। तो वो डिजिटल करेंसी होती है वहाँ की। जैसे कुछ टाइम पहले फेसबुक ने भी एक डिजिटल करेंसी करी थी जिसका नाम था लिब्रा। सेम टू सेम इस में भी चाइना ने भी अपनी डिजिटल करेंसी इन्वेंट की थी। और दोस्तों अभी आपको जस्ट याद हो, अभी कुछ टाइम पहले ही चाइना ने मतलब $2 मिलियन WHO को फंडिंग भी की थी। और अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने 1 बिलियन दोबारा से फंडिंग की है चाइना को, सॉरी WHO को। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। RBI ने कितनी NBFC का लाइसेंस रद्द किया है? अब दोस्तों RBI की बात है और यहाँ पे NBFC। तो दोस्तों ये NBFC होता है, ये क्या होता है? NBFC होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो इसको अभी RBI ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की 14, मतलब इस तरह की जो कंपनियां हैं नॉन फाइनेंशियल, उनका 14 का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो दोस्तों का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 14। अब दोस्तों बात RBI की है, तो थोड़ा RBI के बारे में भी जान लेते हैं हम। RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, मतलब स्टार्टिंग हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? मुंबई में। और इसके जो गवर्नर है वो है शशिकांत दास, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों अभी ये मी अन्नपूर्णा पहल क्या है? एक्चुअली ये पहल है जैसे कि कोई जो किसान है, ये मोस्टली किसानों के लिए है। मतलब किसानों को जो कोविड-19 के कारण जो हानि हुई उसके लिए, मतलब किसी को ऋण प्रोवाइड कराना या कुछ और चीज़ों से हेल्प करना, उस चीज़ के लिए मी अन्नपूर्णा जो ये स्कीम है ये लॉन्च की है। और ये किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने की है। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे कौन से है? ये है हमारे इससे। और जो यहाँ के गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ की जो लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा 19 और विधानसभा 228। अभी दोस्तों जो दीपांकर दत्ता है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। और यहाँ पे कुछ फेमस पार्क भी हैं, जैसे संजय गांधी पार्क, गुममल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क। और दोस्तों मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला यह इंडिया का पहला भी राज्य है। और दोस्तों कुछ टाइम पहले ही, अभी 1 या 2 दिन पहले ही, महाराष्ट्र सरकार ने रेड जोन और गैर रेड जोन 2 चीज़ों में इसको डिवाइडेड किया था, रेड जोन को भी।
तो दोस्तों ये हमारा इतना महाराष्ट्र का। और दोस्तों कोरोना में अभी जो सबसे ज़्यादा केस है वो महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र की हालत इतनी ख़राब है कि बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है महाराष्ट्र की। तो दोस्तों अब आते हैं मेरे क्वेश्चन नंबर 5 पे। नाडा ने, सॉरी दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, नाडा है ये, NADA, नाडा। नाडा ने किस पावर लिफ्टर को प्रतिबंधित किया है? ये पावर लिफ्टर क्या है? जो वेट उठाने वाले होते हैं जिनको पावर लिफ्टर बोलते हैं, इसको अभी नाडा ने प्रतिबंधित कर दिया है। अब दोस्तों बात है नाडा की। तो नाडा क्या होती है? नाडा होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या काम करती है? एक्चुअली जितने भी जो गेम होते हैं, चाहे जैसे नाडा, तो क्या है कि अपने जो नेशनल लेवल के जो भी गेम होते हैं उसमें अगर कोई बंदा ड्रग्स ले रहा है या किसी तरह का कोई ऐसी कोई दवा का सेवन कर रहा है जिससे कि इसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग हो जाए, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए ये नाडा काम करता है। और ये अगर कोई दोषी पाया जाता है तो ये उसको, जो खिलाड़ी है, उस पर प्रतिबंध भी लगा देता है, चाहे वो कितना साल का लगाए, वो एक अलग इशू है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये नाडा है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2005 में हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर वो है न्यू दिल्ली में, और जिसके CEO है नवीन अग्रवाल। अब दोस्तों जिस तरह नाडा है उसी तरह एक एजेंसी है वाडा। वाडा क्या आता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है तो वाडा की, वो वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे है। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। और दोस्तों का, सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन A और B, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, इन दोनों को ही पावर लिफ्टिंग, ये दोनों पावर लिफ्टिंग के प्लेयर हैं, इन दोनों को ही नाडा ने प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में किसने व्यवसाय और व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो दोस्तों अभी क्या है कि जो व्यापारी है वो अपना व्यवसाय करने के लिए क्या है कि, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन A, फेसबुक। अभी क्या है, जो छोटे व्यापारी हैं उन्होंने क्या है कि एक वर्चुअल शॉप, मतलब शॉप फेसबुक पे लेते हैं और वहाँ से अपने वो ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये किया किसने है? फेसबुक ने। तो फेसबुक का तो आपको पता ही है सबको कि इसके जो मालिक कौन है, मार्क जुर्कबर्ग है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2004 में हुआ था। और अभी कुछ टाइम पहले ही फेसबुक ने अपनी एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की थी जिसका नाम था लिब्रा। और कुछ टाइम पहले अभी फेसबुक ने कोविड के लिए फंड जुटाने के लिए एक कार्यक्रम भी लॉन्च किया था जिसका नाम था आई फॉर इंडिया। इसमें क्या था, जितने भी हमारे इंडिया के टॉप सेलिब्रिटी है, जिसमें विराट कोहली हो गया या अक्षय कुमार हो गया, शाहरुख खान हो गया, मोस्टली जो सिंगर हैं, टॉप, मतलब जो जो टॉप टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं, सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था एक तरीके से। और इससे जो भी पैसा आया था वो कोरोना के लिए डोनेट कर दिया था। और दोस्तों अभी आपको एक और करंट से अगर इसको रिकनेक्ट, मतलब रिलेटेड करें, तो उसमें अभी कुछ टाइम पहले ही फेसबुक ने जो रिलायंस जियो कंपनी है उसके 9.99% शेयर भी खरीदे थे, मतलब उसमें अपनी हिस्सेदारी भी की थी। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारतीय और चीनी आर्मी के बीच लद्दाख में किस झील में झड़पें हुई हैं? तो दोस्तों ये झड़प वाला सीन है, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और बहुत ही पेचीदा उलझा हुआ मामला है। और दोस्तों जो उसका राइट आंसर है वो है पैंगयोंग तसो, ऑप्शन A। एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये जो हमारा लद्दाख का एरिया है उसके पास में ये एक झील पड़ती है, पैंगोंग तसो नाम की एक झील पड़ती है। और ये है 1035 किलोमीटर, मतलब वहाँ से इतनी लंबी है, काफ़ी लंबा एरिया है ये। उसमें कभी तो क्या होता है, उसका जो मोस्टली एरिया है वो है चाइना की तरफ और उसका कुछ पार्ट आता है इंडिया की तरफ। तो चाइना वाले क्या करते हैं, कभी कभार बीच बीच में आ जाते हैं वहाँ पे बोट लेके घूमने के लिए, कभी कुछ करने के लिए। तो ऐसे इन दोनों में भी जो 5 मई थी, 5 मई को इन दोनों के मतलब ऊपर इस बात को लेके काफ़ी झड़प भी हो गई थी दोनों में। तो उसी को लेके मतलब इनमें झपट हुई थी। और दोस्तों ये वो झील है, आप लोगों ने आई थिंक 3 इडियट मूवी देखी होगी जिसमें रणछोड़ दास झांझर जब लास्ट के अंदर वो जो करीना कपूर को साथ लेके और ये वुंगसू वांगडू से मिलने जाते हैं, तो जो वो वहाँ पे जो वो झील दिखाते हैं ये वही झील है।
ठीक है दोस्तों। तो मतलब अगर आपको मतलब जानने के लिए मतलब एक दूसरे से रिलेट करने के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। और उसी को लेकर मतलब इन मतलब कभी चाइना वाले कभी इंडिया वाले दोनों में इस तरह की झड़पें होती रहती हैं। और जो वहाँ पे एक एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो काफ़ी विवादित है। उसका पता ही नहीं चलता क्या हुआ। जब हमारा कारगिल का युद्ध हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ था कि हमारी जो सारी सेनाएं थी वहाँ से हटा के क्या है कारगिल में डिप्लोमेट कर दी थी। उसके बाद क्या कहता है कि चाइना हमारे जो वहाँ का एरिया था उसमें 5 किलोमीटर अंदर तक आ गया था और उन्होंने वहाँ पे क्या किया था, रोड बना दिए थे, चीज़ें बनाई थी। तो वो मतलब एरिया अब तक डिस्प्यूट में चल रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे इन फ्यूचर में क्या होता है। क्योंकि अभी तो फिलहाल ऑलमोस्ट सभी कंट्री चाइना के पीछे लगे हुए हैं और लगने भी चाहिए, क्योंकि इसकी जो नीति है वो बहुत ख़राब है। ये करता क्या है, अभी जस्ट चाइना ने क्या किया था कुछ टाइम पहले ही, अभी जो भी मतलब प्रगतिशील देश हैं, जो जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री है, उनको अभी 2 मिलियन या सॉरी या 1 मिलियन के करीब लोन देने के लिए बोला था कि वो अपनी कोरोना से जो भी उनकी महामारी से जो भी हानि हुई है वो हमसे लोन मतलब एक तरीके से पैसा ले और अपनी चीज़ें ठीक करे। वो पैसा मतलब छोटी छोटी कंट्रियों को इसलिए देता है ताकि वो उन पे अपना आधिपत्य जमा सके या उन पे अपना वो मतलब एक तरीके से कमांड रख सके। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। किस देश की सीनेट ने स्टॉक एक्सचेंज से विदेशी सरकार के नियंत्रण वाली कंपनियों को डी डीलिस्ट करने का विधेयक पास कर दिया? तो दोस्तों ये बड़ी एक मतलब इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि अभी जो स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका में, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें क्या है कि मोस्टली कंपनियां कहाँ की हैं, चाइना की हैं। और ये तो अभी जग जाहिर है कि चाइना और मतलब यूएसए में ट्रेड वार बहुत ज़्यादा भयंकर वाला होने वाला है। क्योंकि अभी चाइना ने भी अपनी आर्मी को काफ़ी जगह डेवलप मतलब डिप्लोमेट किया था। और अभी कुछ टाइम पहले ही जो जापान के पास जो सागर है वहाँ पे अभी यूएसए ने भी अपनी आर्मी को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगाए थे, मतलब युद्ध बहुत वहाँ पे किए हुए थे। तो अब बात, ये सरकार ने ऐसा क्यों किया है? अभी एक्चुअली जो विधेयक है ये वहाँ की संसद है वहाँ पे पारित हुआ है, लेकिन अभी इसको कुछ थोड़े बहुत और इसमें कानूनी दांवपेच है। अभी ये क्लियरली हुआ नहीं है, अभी तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप जी के साइन भी होने हैं और एक जगह और पास होना है। बट ऑलमोस्ट ये है कि 99% ये पास हो जाएगा और ये विधेयक बनने वाला है। तो हुआ क्या है कि इसमें होता ये है कि जैसे कि कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल कि हमारे इंडिया में कोई कंपनी आती है, फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल आ गई। एप्पल कहाँ की कंपनी है, यूएसए की। तो उस कंपनी पे यूएसए कंपनी का कोई मतलब यूएसए सरकार का कोई उस पर किसी तरह का जोर जबरदस्ती या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी को लेके अभी जो यूएसए गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पे सिर्फ वही कंपनी लिस्टेड रहेंगी जिसका जो हमारे जो गाइडलाइंस हैं एंड रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करेंगी, और जिस पर मतलब किसी भी जो देश की सरकार है उसका कोई डायरेक्ट उस पर मतलब कमांड नहीं होगा। तो ऐसे में एक्चुअली ये इन्होंने कोई फिक्स तो किया नहीं है यूएसए ने कि ये किसके लिए, बट ये मोस्टली 99% ये चाइना के लिए ही किया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इन कंपनियाँ चाइना की कंपनियाँ हैं। और वैसे भी इन दोनों में काफ़ी ट्रेड वार चल रहा है। और तो वो भी तो कोरोना को लेके और ज़्यादा इनके अंदर जो इनके रिश्ते हैं वो जल्दी में दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 9 की तरफ। हाल ही में डब्ल्यूएचओ के अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शंस हैं अपने, A B C D। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो अपना जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है, ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इवो तो अभी इन्हें डब्ल्यूएचओ के अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने जो स्थान लिया है वो है हिरोकी नाकाटली। और ये कहाँ के? ये जापान के थे। तो दोस्तों अब बात है, और जो ये बोर्ड है डब्ल्यूएचओ जो कार्यकारी अध्यक्ष का जो बोर्ड होता है इसमें टोटल 34 मेंबर होते हैं और ये सब से उनके हेड हैं। अभी जो ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो बनेंगे वहाँ के ये हेड बनेंगे। अब बात डब्ल्यूएचओ की, डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 की हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर वो है जिनेवा। और डीजी है, जनरल डायरेक्टर वो है टेड्रोस अदानो।
ठीक है दोस्तों, ये अपना होगा इतना। और जो हमारे राजनाथ हैं, वो तो आपको पता ही है, डिफेंस मिनिस्टर है हमारे। हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक्चुअली दोस्तों आपको पता ही है कि अभी ऑल वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड क्या है, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन आ गई है, 0% से भी डाउन आ गई है। और ऐसे में जो वर्ल्ड बैंक है, काफ़ी जो अलग अलग कंट्रियों को जो कर्ज दे रहा है, तो उसमें क्या है कि अभी उन्होंने एक नई मुख्य अर्थशास्त्री को नियुक्त किया। तो उसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए, गई कार्मेन रेनहार्ट। इनको अभी इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया। एक्चुअली ये कौन है? ये एक चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, और इन्होंने इसमें बहुत सारे जो है मतलब एक तरीके से अवार्ड भी जीते हुए हैं। और ये बहुत ही मतलब जिस तरह की जो क्राइसिस है उस एरिया, उस तरह के विश्लेषण में ये सबसे बेस्ट है। इसलिए इन्होंने, इसलिए अभी वर्ल्ड बैंक के समूह में इन्हें अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया। अब दोस्तों बात है अंशुलकांत की। जो ये ऑप्शन बी है अंशुलकांत, ये क्या है? अंशुलकांत अभी वर्ल्ड बैंक के CFO हैं, CFO चीफ फॉर्मेशन ऑफिसर। तो अभी CFO बने थे, यह है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुल दास। और डेविड मालपास का, ये यहाँ के अध्यक्ष हैं, विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो है डेविड मालपास, और ये 13वें नंबर के। और जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1944 की हुई थी, बट जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1945 में हुई थी। उसका जो हेडक्वार्टर वो है वाशिंगटन DC, USA के अंदर। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आ गई। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कल फिर मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।